नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। एक शायरी है दोस्तों कि दिल से मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, दिल से मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन की वफा आएगी, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन की वफा आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी अगर देश के काम आ जाए तो फिर उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मैं देश के काम आऊं और उसके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको भी मेहनत करना है ताकि हमारा देश आगे जाए, ताकि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पे आ जाए, ताकि हमारा देश अपनी एक अलग पहचान बनाए। हालांकि हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, मगर फिर भी वर्ल्ड ऑर्डर में हमें 1 नंबर पे आने की आवश्यकता है और उसके लिए हम सबको जोर लगाना होगा। आज की इस कविता में, जिसे मैंने एक पथिया डोंगल महुआ से उठाया है और जो कि आपके सिलेबस में भी है, आगू करब आपन देश। क्या है शीर्षक? आगू करब आपन देश। आप लोगों में से कमेंट किया लोगों ने कि सर ये आगू करब आपन देश पढ़ा दीजिए, तो आज के सेशन में आपको आगू करब आपन देश मिलने जा रहा है और साथ ही साथ आपके डिमांड पे एमसीक्यू भी आज के सेशन में मैं आपको देने के वाला हूं। तो दोस्तों आपकी हर डिमांड पूरी होगी, बिना कहे पूरी होगी। कुछ प्रॉब्लम्स थे टाइपिंग वाइपिंग को लेकर के, इस वजह से एमसीक्यू नहीं मिल पा रहा था आपको साथ में, पर अब सब कुछ मिलेगा, परेशान नहीं होना है। तो मैंने कहा कि आगू करब आपन देश, इसका अर्थ है कि आगे करेंगे। क्या करेंगे? आगे करेंगे, यानी कि देश को आगे बढ़ाएंगे। आगू करने का क्या मतलब? आगू करने का, आगे करने का मतलब है कि देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की तरक्की कराएंगे। तो शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कवि जी क्या चाहते हैं। कवि जी चाहते हैं कि मेरे देश की तरक्की हो, इसीलिए तो शीर्षक बना डाले आगू करब आपन देश। अब इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर पुस्तक पूछे कि ये कविता कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई, तो याद रखना एक पथिया डोंगल महुआ। और एक पथिया डोंगल महुआ के जो संपादक और संकलन करता है उनका नाम है संतोष कुमार महतो। क्या नाम है? संतोष कुमार महतो नाम है। ठीक है, अब देखो इसका, ये हमारे वतन, देखो ये तिरंगे की तस्वीर है, कितना अच्छा लग रहा है ना तिरंगा बोर्ड पे, कितना सुंदर लग रहा है। और हम सब इस तिरंगे के नीचे जब खड़े होते हैं तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख और कोई ईसाई नहीं होता, सब भारतवासी होते हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है ना। तो देश को सैल्यूट है, सलाम है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखी हुई कविता आगू करब आपन देश। अब करब मतलब करेंगे, करूंगा, है ना। आगे करेंगे अपने देश को। करब में बौ प्रत्यय है ना, और बौ प्रत्यय आपका होता है भविष्य काल बोधक प्रत्यय है, जो क्या बतलाता है कि आने वाले टाइम के बारे में बात करता है, यानी कि भविष्य के बारे में बात करता है। तो ये ब जो है प्रत्यय, करेक्ट क्रिया में ब प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे बन गया करब। तो ये क्या हो गया है? ब प्रत्यय जो है वो आपका भविष्य काल बोधक प्रत्यय है। आपन देश, आपन क्या है? आपन आपका निजवाची सर्वनाम है। क्या है? निजवाची सर्वनाम है, यानी कि अपने देश को आगे करना है। किसके देश को? स्वयं के देश को, अपने देश को। तो जहां पे भी स्वयं का, खुद का, अपना, निज का बात हो, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाची सर्वनाम होता है। बाकी तो आपको पता ही है। अब इसके जो कवि है उसका नाम क्या है? श्री सुकुमार। क्या नाम है? श्री सुकुमार। सुकुमार जी के बारे में मैं थोड़ा सा केवल बतला दूंगा, ज्यादा नहीं। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। देखिएगा दोस्तों, अब देखते हैं, ये जरा सा चेंज कर लूं। हाँ, अब आगे इनका पूरा नाम क्या है सुकुमार जी का? तो जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट भी करते चलिएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। और इनका उपनाम है क्या? उपनाम है सुकुमार। और सुकुमार जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये गीतकार भी हैं। क्या है? गीतकार भी हैं और ये गायक भी हैं। याद रखिएगा, गाना भी गाते हैं, गीत भी लिखते हैं, गायक भी हैं। ये चीजों को याद रखिएगा। और उसके अलावा साहित्यकार तो ये है ही, साहित्यकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। इन चीजों को याद रखना है। सुकुमार जी को खोरठा कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, इनको खोरठा कोकिल कहा जाता है। ये बड़ा फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि खोरठा कोकिल केकरा कहा जाए? सुकुमार जी के कहल जाए। किनको कहा जाता है? सुकुमार जी को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के सुकुमार जी की लिखी हुई कविता को पढ़ने का काम करते हैं। शीर्षक को आप लोग समझ चुके हैं। अब ये यहाँ पे देखो एक तस्वीर लगा हुआ है, यहाँ भारत है और भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है झारखंड। और जिस झारखंड के हम सभी वासी हैं, जिस झारखंड में हम लोग सब कोई रहते हैं, है ना।
अब देखिए लिखते हैं कि आवा सभिन मिल मेस आगू करब आपन देश। क्या लिखते हैं? कहते हैं आवा सभिन, यानी कि ये सबको पुकार रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, और बुला रहे हैं लेकिन कैसे बुला रहे हैं? तो मिल मेस यानी कि सब कोई मिलजुल करके आइए, सबको आह्वान कर रहे हैं, सबको पुकार रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, मगर कैसे बुला रहे हैं? तो सबको मिल मेस के आने के लिए कह रहे हैं, मिलजुल करके आने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक इधर से एक उधर से जैसे तैसे झुंड में नहीं, अलग अलग आ जाओ, ऐसे नहीं बोलते, बोलते सबको मिलजुल करके आओ, एक होकर के आओ, एकजुट होकर के आओ। क्यों? क्योंकि आगू करब आपन देश, क्योंकि अपने देश को आगे करेंगे, अपने देश की तरक्की कराएंगे, हम सब मिलकर के काम करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे जाएगा, तभी तो हमारा देश आगे जाएगा ना। अगर हम सब में से कोई एक करे और बाकी लोग कुछ करें ही ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा, हमारा देश जिस गति में तरक्की करना चाहिए उस गति में तरक्की नहीं कर पाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। यही तो कवि जी नहीं चाहते, वो चाहते कि हमारा देश क्या हो? आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसके लिए सबका आह्वान करते हैं, बोलते सबको आइए, मिलजुल करके आइए, मिल मेस मतलब मिलजुल करके आइए, मिल करके आइए। हम इन छोटा नागपुर एक बासी, अब यहां बासी मतलब बासी मत समझिएगा, बासी मतलब वासी है ना, हिंदी में वासी को खोटा में बासी लिख दिए, बासी मतलब वासी, वास करने वाले मतलब निवास करने वाले। तो हम लोग जो है वो कहां के बासी हैं? हम लोग कहां के बासिंदे हैं? हम लोग सब छोटा नागपुर के बासिंदे हैं। छोटा नागपुर यानी कि झारखंड का पुराना नाम, झारखंड का पुराना नाम क्या था? छोटा नागपुर था, ये भी याद रखना। तो हम सभी छोटा नागपुर यानी कि झारखंड के बासिंदे हैं। ये के ठिनक सभी चासा चासी, चासा चासी का मतलब चास करने वाला यानी कि खेतीहर यानी कि किसान। अरे भाई हम लोग सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, हम सब एक ही जगह के किसान हैं। अब एक ही जगह के किसान है मतलब क्या? किसान लोगों को ही केवल संबोधित कर रहे हैं? नहीं, यहां पे चासा चासी कह करके ये सबों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, सबों को संबोधित। जैसे क्या होता है ना, बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब उस गांव में बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, मगर मैक्सिमम संख्या में जादव लोग रहते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? जादव गांव है, ये जादव गांव है कि नहीं? बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? उसी तरह से हमारे झारखंड में मैक्सिमम लोग किसान ही है, तो मैक्सिमम लोग किसान ही है, तो किसान कह देने से क्या हो जा रहा है? सब लोगों का संबोधन हो जा रहा है। ये चीज भी याद रखना। एक तो ये तरीका है, अगर वो चीज ना भी समझो तो एक चीज ध्यान रखना कि चासा चासी कह करके ये सिर्फ किसानों को ही संबोधित नहीं कर रहे, ये पूरे झारखंडियों को संबोधित कर रहे हैं कि हम लोग सब एक जगह के रहने वाले हैं और एक के ठिनक सभी चासा चासी, हम सभी एक जगह के रहवैया, एक जगह के किसान, एक जगह के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? एक जगह के रहने वाले। और वो जगह कौन सी है? छोटा नागपुर की है। अब यहां पे अगर पूछे कि कवि जी आवा सभिन में किसको बुला रहे हैं, तो ये छोटा नागपुर के वासियों को बुला रहे हैं। इस लाइन से स्पष्ट देखो, यही छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें हैं जो क्या किया जाता है? सवाल निकाल लिया जाता है और लोग पढ़ करके निकल जाते हैं और सवाल छूट जाता है। ये कहां के वासी का आह्वान कर रहे हैं? हम इन सभी छोटा नागपुर के वासी, हम सब छोटा नागपुर के वासी यानी कि झारखंडियों के बारे में, झारखंडियों का आह्वान कर रहे हैं और सबको मिलकर के बुला रहे हैं, एकजुट होकर के बुला रहे हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और मुझे लग रहा नहीं हो रहा होगा। आगे के लाइन में हम लोग देखते हैं, आगे कहते हैं कि छुआ जुआन आवा। अब ये पुकार किसको रहे, बुला किसको रहे हैं? तो बोलते हैं कि छुआ जुआन आवा, यानी कि छुआ बच्चे, जवान, पढ़ुआ, किसान आवा। अब एकजुट होकर के आना है, तो आना किसको है? ये भी तो सवाल है भाई, आना किसको है? कौन आएगा बताओ? यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और भी तरह तरह के भाई विभाजन है। तो किसको बुला रहे हैं? झारखंड के किन लोगों को बुला रहे हैं? कहते हैं कि छुआ हो, चाहे जवान हो, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे किसान हो, सबको आवा, यानी कि सब आइए। घर के घरिनी आवा, घरिनी मतलब गृहिणी, घरिनी मतलब गृहिणी, घर की काम करने वाली जो होती है गृहिणी, गृह का काम करने वाली गृहिणी को भी पुकार रहे हैं। और क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान आवा। हिंदू मुसलमान कहने के मतलब है यहाँ पे कि चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, घर में काम करने वाले हो, बाहर में काम करने वाले हो, बच्चे हो, जवान हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कोई आइए। कौन कौन आइए? सब। अब यहां पे एकदम क्लियर करते हैं, कहते हैं आवा सभी नर नारी, सभी नर नारी आइए। और कैसे आना है? कंधवाही कांधा जोरी। अब सबको कांधों से कांधे मिला करके आना है। अब कंधवाही कांधा जोर एक मुहावरा है, कंधवाही कांधा जोर एक क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है? मिलजुल करके रहना, यमुना मिलजुल करके रहना। कंधवाही कांधा जोर एक मतलब मिलजुल करके रहना, ठीक है? तो सबको बुला रहे हैं, जितने भी नर नारी है सबको आइए। और सब कैसे आइए? तो मिलजुल करके आइए, अकेले अकेले नहीं।
कवि जी अकेले अकेले किसी को नहीं पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं कि आह्वान कर दे रहे हैं कि सबको आइए देश की तरक्की कराएंगे तो सबको आइए, तो अकेले अकेले कभी किसी को नहीं बुला रहे। ये जब भी बुला रहे हैं तो सबको एक साथ बुला रहे हैं, सबको मिलजुल करके आने के लिए कह रहे हैं, सबको यूनिटी में आने के लिए कह रहे हैं। किस तरह से आने कह रहे हैं? कांधों से कांधे मिलाकर के, यानी एकदम एक होकर के यूनिटी में आने के लिए कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं? कहते हैं पटेबे सभी ने पारी पारी, पारी पारी, पटेबे सभी ने पारी पारी, यानी कि देखो खेत में तो आपने देखा है ना, खेत देखा है ना, खेत में क्या किया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है, पारी पारी बना दिया जाता है ताकि खेत की सिंचाई अच्छे तरीके से की जाए। यहाँ पे पारी पारी का मतलब वही है, खेत का जो विभाजन पारी में होता है ना, सो। तो पटेबे मतलब सींचेंगे। आप देखे है ना, खेतों को सींचने के लिए क्या किया जाता है? पारी पारी में बांट दिया जाता है। तो बोल रहे हैं पटेबे सभी ने पारी पारी लहलह करते फुलवारी, और हमारा देश रूपी फुलवारी यानी कि बगिया जो है वो लहलहा उठेगा। यानी कि हम सब मिलकर के क्या करेंगे? देश के कोने कोने को सींचने का काम करेंगे, यानी कि देश के कोने कोने में, ये देश के हर हिस्से के लिए, देश की हर हिस्से की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो मेरा देश लहलहा उठेगा फुलवारी की तरह, बगिया की तरह। यहां फुलवारी का भाव किससे है, या फुलवारी किसका प्रतीक है? तो देश का प्रतीक है, याद रखिएगा। फुलवारी किसका प्रतीक है? देश का प्रतीक है। अब भाई भारत में देखो कितनी विविधता है, जैसे बगिया में कितने तरह के फूल होते हैं, वैसे हमारे देश में भी बहुत सारी विविधताएं, खूब विविधता है। यहाँ तक तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग आपका पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग लोगों की संस्कृति, मतलब सब एकदम भिन्न भिन्न है, मगर फिर भी हम लोग एक फुलवारी है, एक बगिया है, हम सभी एक देश के वासी हैं, और हमारा देश भारत है। हमारा देश कौन सा है? भारत है। तो हम सब मिलकर के क्या करेंगे? इसको सींचने का काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने का काम करेंगे। और हिंदू मुसलमान सबको बुला रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एकता की सबसे सुंदर तस्वीर है, जिसमें से एक संत है और एक मौलाना है। ये दोनों हिंदू मुसलमान के प्रतीक के रूप में इस तस्वीर में है ना। और देखिए यही हमारे भारत की सबसे सुंदर तस्वीर है, यही हमारा भारत है, और वास्तव में हमें इस भारत को संजो करके, इस भारत को बचा करके रखने की आवश्यकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सबको मिलजुल करके आइए, अकेले अकेले आइएगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम लोग मिलजुल करके रहें, हम लोग मिलजुल करके एक साथ आगे आए और मिलजुल करके काम करें, मिलजुल करके मेहनत करें, ताकि हमारा देश आगे जाए। हमारा देश कहां जाए? आगे जाए। आवा सभी मिल में यागू करब आपन देश। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं। आगे कहते हैं कि एक ही गठरी हमने गीता, बाइबल, कुरान बांधव। अब हम क्या करेंगे? एक ही गठरी में, एक ही गांठ में क्या करेंगे? गीता, एक ही गठरी में, गठरी मोटरी जो वो से, तो एक ही गठरी में हम लोग क्या करेंगे? गीता, बाइबल, कुरान बांधव। एक ही गठरी में गीता, बाइबल, कुरान बांधने का क्या मतलब है? क्या सच में कवि जी बांधने की बात कर रहे हैं? आप सोचो, तो आपको तो एहसास हो रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक ही गठरी में बांधने का मतलब है कि हम सब क्या करेंगे? गीता, बाइबल, कुरान में कोई अंतर नहीं देखेंगे, इसको एक समझेंगे, यानी कि हमारे लिए सभी धर्म एक समान होंगे। हमारे लिए क्या होंगे? सभी धर्म एक समान होंगे। यहां तस्वीर देख रहे हैं, भगवद गीता, होली बाइबल और पवित्र कुरान का तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों। और कवि जी कह रहे हैं कि हम लोग सभी मिल करके एक गठरी, हमनी, यहां पे हम नहीं, हमनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हम सब ऐसे मिलजुल करके रहेंगे, हम सब ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, हम सब ऐसे भारत को आगे बढ़ाएंगे कि हम क्या करेंगे? हम गीता हो चाहे बाइबल, कुरान, किसी में भी हम लोग कोई अंतर नहीं मानेंगे। हम लोग इसको एक नजर से देखेंगे, हम लोग सभी धर्मों को एक समान मानने का काम करेंगे। जौर भाई के यज्ञ हाड़ी अपन भात रांधव, और हम लोग मिलजुल करके रहेंगे और एक ही हड़िया में भात रांधने का काम करेंगे, भात पकाने का काम करेंगे। अब भात पकाने का मतलब है भोजन बनाना, याद रखना। भात पकाने का मतलब क्या है? भोजन बनाना। लेकिन एक ही हड़िया में भोजन बनाने का क्या मतलब है? तो देखिए गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि जब एक परिवार में दो भाइयों में झगड़ा होता है ना, तो हड़िया अलग अलग हो जाता है। बोल देती पंचायती उंचायती हो गया, आज से तोर हड़िया अलग, आज से तोर हड़िया अलग। आज शादी ब्याह होला के बाद में खूब हड़िया अलग हो, अभी लगन उगन गलो है। अब देखियो कै घर टूट जेतो, कै घर फूट जेतो, एकदम हड़िया सबके पंचायती चलते रहता हो, मुखिया सब घरे घरे जाकर पंचायती करते रहता हो, तू ओने खो तू ओने खो, तो वहां हड़िया अलग अलग हो जाता है। हड़िया अलग अलग होने का मतलब क्या? फूट हो जाना। और हड़िया एक होने का क्या मतलब है? कि लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, वो उसका प्रतीक है, वो उसका संकेत है। तो यहां पे कवि जी क्या करें कि जौर भाई के मतलब मिलकर,
जौर भय के मतलब एकजुट होकर या मिलकर हम लोग क्या करेंगे, एक ही आड़ी में अपना भात रांधेंगे, मतलब हम लोग सभी मिलजुल करके रहेंगे, हम लोग सभी मिलजुल करके रहेंगे। और कुछ कुछ अंधार आती बाहर देवे प्रेमिक बाती। कुछ कुछ अंधार आती मतलब क्या होता है, एकदम घना काला अंधेरिया रात देखे है ना, उसके लिए खोरठा में कुछ कुछ अंधार रात शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कुछ कुछ अंधार रात यहां पे क्या बतला रहा है, इसका भाव क्या है, इसका भाव है दोस्तों जीवन की समस्या से, जीवन की समस्या से। अंधेरा जो है वो समस्या और परेशानी का द्योतक है। तो यहां पे कुछ कुछ अंधार आती यानी कि जब भी जीवन में घोर संकट आएगा, जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आएगी, तो उस समस्या का सामना हम लोग कैसे करेंगे, तो बायर देवे प्रेमिक बाती, तो हम सभी प्रेम का दिया जला करके उस समस्या का सामना करने का काम करेंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि आपके दुख में अगर 4 लोग आपके साथ हैं तो आपको दुख नहीं लगेगा, आपका दुख लोग बांट लेते हैं तो दुख कम हो जाता है, सुख भी बांटने पे बढ़ जाता है। इसलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अगर सब मिल करके रहें, अगर सब एकजुट होकर के रहें तो दुख घटेगा, दुख में सबको साथ है तो दुख घट जाएगा, सब साथ है तो सुख बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, ज्ञानी जन हमेशा कहते हैं कि जब भी रहो मिलजुल करके रहो, फूट करने का काम कभी मत करो। कभी किसी को यह मत बोलो कि तुम्हारे बिना हम जिंदगी काट लेंगे, तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं, लेना देना है। अगर आप मिलजुल करके रहोगे तो जिंदगी हसीन बन जाएगी, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो बोलते हैं यहाँ पे कवि जी कि हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, और जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या कोई परेशानी आएगी तो हम सभी क्या करेंगे, प्रेमवत संबंध बना करके, यानी कि प्रेम से उस समस्या का, प्रेम के जरिए उस समस्या का सामना करेंगे। इतना प्रेम का बयार बहाएंगे कि वो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। खाई भाई सभी ने यके पाती, यहाँ पे पाती होगा, पाती मतलब लाइन। हम लोग क्या करेंगे, एक ही पाती में बैठ करके खाना खाएंगे। अब देखो होता क्या है ना, गांव में आपने देखा होगा कि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग पंक्ति में बैठते हैं, एक समान लोग एक पंक्ति में बैठते हैं। ये भेदभाव की निशानी, ये क्या है, भेदभाव की निशानी है। और भी जो थोड़े ऊंचे या रईस कहलाने वाले लोग होते हैं वो भी एक साथ बैठते हैं, उन लोगों के साथ में गरीब लोग नहीं बैठ सकता, भले से जाति सेम क्यों ना हो। तो ये क्या है, ये भेदभाव की निशानी है, और ये आपको गांव में अभी भी देखने को मिलेगा, एकदम जरूर मिल जाता है देखने को। तो कवि जी लिखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक ही पंक्ति में बैठ करके खाएंगे, और भेदभाव एक मार देवे लाती, और किसी भी प्रकार का भेदभाव जो हमारे समाज में होगा उसको हम लोग खत्म करने का, उसका विरोध करने का काम करेंगे। लात मारने का क्या मतलब है, भेदभाव को लात मारने का मतलब है कि उसका विरोध करेंगे, उसको खत्म करने का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए कवि जी फिर से सबको कहते हैं, आवा सदीन मिलमेश आगू करब आपन देश। सब कोई मिलजुल करके आइए, सबको एक साथ होकर के आइए, हम लोग देश की तरक्की कराएंगे, हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप सब तैयार है देश को आगे बढ़ाने के लिए? तैयार है ना आप? ये सिर्फ कवि जी अपने लिए नहीं लिखे, ये आप ही के लिए ही लिखे, ये हम सब के लिए लिखे, और हम सबको प्रेरित करना चाह रहे हैं। हम सबके मुख से जब ये शब्द निकलेगा, ये वाक्य निकलेगा कि आओ सब कोई मिलकर के आइए देश को आगे बढ़ेंगे, तो सोचो देश हमारा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं उसको जरा सा देख लिया जाए। आगे कहते हैं कवि जी कि नारी के माइन देवे सांझ बिहान देवे। अब देखो हमारे देश में, भले से हमारा देश बड़ा महान देश कहलाता है, मगर फिर भी हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति आज भी ठीक नहीं है। चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी जाति में हो, है ना, या आर्थिक स्थिति उनके परिवार की जैसी भी हो, स्त्रियों की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे देश में। और स्त्रियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनके मान की है, उनको उस हिसाब का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जिस हिसाब का रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। तो कवि जी कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, नारी का सम्मान देंगे, मतलब नारी का सम्मान देंगे, और सम्मान कोई एक वक्त या एक अवसर तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम लोग उस सांझे बिहान देवे, सांझे बिहान मतलब हमेशा देंगे, सांझे बिहान यहां कहने का मतलब है हमेशा देंगे। स्त्री को क्या करेंगे, सम्मान देंगे, सांझे बिहान देंगे। एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोगान देवे। जोगान यहां पे लिखा हुआ है किताब में, जुगाड़ लग गया, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। कह रहे कि एकरा उठावे खातिर, अब एकरा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया है। यहां पे कह रहे कि स्त्रियों को उठाने के लिए मतलब क्या, अब गोद में उठाना नहीं, गलत बात, गोद में उठाना नहीं, यहां इसको उठावे खातिर मतलब इनकी उन्नति के लिए, इनकी तरक्की के लिए दृढ़गर मतलब सख्त मजबूत, है ना, मजबूत जुगाड़ दे भाई, यानी कि एकदम एक दृढ़ मजबूत व्यवस्था करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस व्यवस्था से स्त्रियों की क्या होगी, उन्नति होगी, स्त्रियों की तरक्की होगी, और तरक्की होने के साथ मान सम्मान अपने आप मिलने लग जाता है। अब कोई महिला आईएएस है तो ऑटोमेटिक भाई उसके पद को देखकर के उसको लोग सैल्यूट करेंगे। अब कोई एएसओ बनेगी तो लोग उसको सैल्यूट करबे करेगा, कोई बीएसओ बनेगी तो उसको सैल्यूट करबे करेगा, है ना। तो पद को देखकर भी स्त्रियों की अगर उन्नति होगी तो मान जो है ना वो ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा स्त्रियों से कहता हूं, लड़कियों से कहता हूं कि अपने
अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपने आप को बनाने पे ध्यान दो। आपके पास हमेशा दो चीजें होती है, या तो आप अपने फ्यूचर का निर्माण कर लो या किसी की गुलामी एक्सेप्ट कर लो, और गुलामी एक्सेप्ट करने के बाद आप वापस नहीं निकल सकती। इसीलिए क्या करना है आपको? मेहनत करना है, खूब मेहनत करना। और यही कवि जी भी चाहते हैं कि स्त्रियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए, या ऐसी व्यवस्था करेंगे, ये कह रहे हैं, जिससे उनकी उन्नति होगी। नारी बिना सृष्टि नहीं, भाई देखा सभी भाई। अब देखो नारी के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारियों को मान देना जरूरी है, नारियों को सम्मान देना जरूरी है। नारी से ही सृष्टि है, नारी तो सृजनकारी है। अब नारी ही अपमानित महसूस करेगी, नारी ही दबी हुई रहेगी, नारी ही कुचली हुई रहेगी, तो वह कैसे संसार का निर्माण करेगी? सोचो। अरे एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी समझदार होगी तो वो अपनी समझदारी को, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को, अपने संस्कार को अपने बच्चे में डालेगी। अगर एक नारी को आप मूर्ख बना दोगे, एक नारी को आप क्या करोगे? ज्ञानहीन बना दोगे, तो वो अपने बच्चों को क्या दे पाएगी? बताओ, क्या दे पाएगी? तो कैसा संसार निर्मित होगा? इसीलिए कवि जी कहते हैं कि नारी बिना सृष्टि नहीं, नारी के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि नारी के पास सृजन शक्ति है, जन्म देने की ताकत है। वही तो जन्म देकर के इस संसार की शाश्वतता को कंटिन्यू रखती है ना, निरंतर बनाए रखती है। तो नारी के बिना सृष्टि नहीं है। भाई देखा कि यानी सोच करके, विचार करके, सभी भाई सोच विचार करके देख लो कि नारी के बिना यह सृष्टि नहीं है। और जो सृजन करने वाली है भाई, उसका सम्मान देना जरूरी है, उसकी उन्नति के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि वो उन्नति करेगी तो सब उन्नति कर जाएंगे, सब उन्नति कर जाएंगे। कहते भी हैं कि एक स्त्री अगर उन्नति करती है तो 2 परिवार उन्नति कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? 2 परिवार उन्नति कर जाते हैं। एक अगर मर्द उन्नति करता है तो सिर्फ एक परिवार उन्नति करता है। इसलिए स्त्रियों की उन्नति आवश्यक है। आगे लिखते हैं, कवि जी कहते हैं कि घर घर जगह भाई जाए जाए सुकुमार एक गीत गाया गया। यानी कि ये गीत सुकुमार जी का नाम है, खुद यहाँ पे अपनी कविता में लिख रहे हैं। कहते हैं कि सुकुमार जी देखिए गीतकार भी हैं, तो घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे, यानी कि लोगों में चेतना लाने का काम करेंगे, देश के प्रति चेतना लाने का काम करेंगे, उनमें उनको चैतन्य बनाएंगे, उनको समझाएंगे बुझाएंगे। उनको क्या करेंगे? समझाएंगे बुझाएंगे। कैसे समझाएंगे बुझाएंगे? तो सुकुमार के गीत को गा गा करके समझाएंगे। इसीलिए यावा सभी मिल में यागू करब आपन देश, इसलिए सबको मिलजुल करके आइए। क्यों? ताकि देश को आगे करेंगे हम सब, क्योंकि हम लोगों को देश को आगे करना है ना। देश को आगे करने के लिए जरूरी है कि सबको मिल करके आइए, एकजुट हो करके आइए। और एकजुट होकर के हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों की इस देश रूपी बगिया, देश रूपी फुलवारी को की पारी पारी को ऐसे सींचना है कि हमारा देश आगे जाए, हमारा देश तरक्की करे। और इसी के साथ दोस्तों ये कविता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि हर एक चीज आपको समझा दिया जाए और वो बातें भी समझाया दिया जाए जिस सोच के साथ सुकुमार जी ने इस कविता को लिखा होगा। और इस कविता में आप शपथ लेने का कोशिश करो कि आप भी अपने देश को आगे बढ़ाओगे और मिलजुल करके रहोगे, कभी नफरत फैलाने का काम नहीं करोगे, कभी स्त्रियों को सम्मान देने का काम करोगे। ऐसा नहीं अभी एगो वायरल हो रहा एसडीएम, कोई महिला है एसडीएम बन गई, अपन दूल्हा एक दल के छोड़ जो बेचारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, अब उका किया, अब खूब कोशिश मतलब पैसा जमा करके बेचारा दल के एकदम पढ़े लिखे के, अब अचानक से का हो गया उन्हें एसडीएम उन्हें चक्कर वक्कर चल गया, चक्कर चलने के बाद में उन्हें जुगाड़ लगा ललके कल के हम तोरे दिन रहो एक छोड़े चक्कर, अपन दूल्हा छोड़े चक्कर ले भरल बेवफा निकल ले। तो खैर ये एक स्त्री का है, मतलब उसके जरिए आप सभी स्त्रियों को एक जैसा नहीं मान सकते, सब अलग अलग है। हर कोई अच्छाई, सबके भीतर अच्छाई और बुराई रहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई अपनी बुराई को आगे कर लेता है तो वो बुरा बन जाता है, जो अपनी अच्छाई को आगे करते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि एक स्त्री ने किया या एक महिला ने किया तो सब वैसे ही है, ऐसा नहीं है, सब बुरे। ऐसा नहीं, पुरुष भी बहुत बुरे हैं, स्त्रियां भी बहुत सारी ऐसी जो बहुत खराब है, बहुत अच्छी भी, तो सब मिला जुला रहता है, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करना दोस्तों, इस कविता के जरिए हम लोग ये भी सीखे कि नारी को सम्मान देना है, क्योंकि नारी सृजनकारी है, उनको सम्मान देना और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी देना है। तो मुझे यकीन है कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो क्या सवाल पूछा जाए? आज के सेशन में आप ही लोग के डिमांड पे मैंने सवाल भी लाया है, तो क्या सवाल पूछा जाए? क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो चलो सवालों को बनाने का प्रयत्न करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। और बहुत सारे लोग आप लोग में से कमेंट कर रहे हैं कि सर लाइव भी आइए, लाइव भी आइए। भाई बिल्कुल लाइव आएंगे, लेकिन लाइव आने के लिए अभी हम लोग
हम देखो मैंने बार बार कहा है कि 10 के जैसे हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लाइव भी आऊंगा, और भी जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों में से लगातार लोग फोन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आपकी डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। उसी के लिए मैंने इस चैनल को खोला है। सब कुछ दिया जाएगा, हर तरह का सुविधा दिया जाएगा, पर पहले सुविधा देने लायक सारा जो अपना मशीनरी है सुविधा देने लायक बना लूं, तब तो ये 10,000 होने तक सारा मशीनरी दुरुस्त हो जाएगा और आपको सब कुछ मिलेगा। बस अभी आपके प्यार की आवश्यकता है, ऐसा ही प्यार देते रहिए। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कि आगू करब आपन देश कौन किताबे इजराइल है, यह सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये आगू करब आपन देश क्या है? कविता है। क्या है? कविता है, पोयम है। और ये जो पोयम है वो कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों ये पोयम प्रकाशित हुई है सोन माटी, एक पथिया डोंगल महुआ, सोहान लागे रे या कोई ना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुई है। और एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताएं हैं ये आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और इसमें टोटल 47 कविताएं हैं। कुछ लोग 42, कुछ लोग 43 कमेंट करते रहते हैं। एक बार आप लोग बुक देख लो, वहां पे 47 कविताएं दी हुई हैं। और इसमें पहले नंबर की जो कविता है वो श्रीनिवास पानूर जी के द्वारा लिखी हुई कविता है, हम इन सब एक, हम इन सब एक, है ना, हम इन सब एक। ठीक है, ये कविता है, ये कविता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखो सबसे लास्ट नंबर की कविता बोरेक दर, बोरेक दर 47वें नंबर की कविता बोरेक दर। ये देख लेना आप लोग बुक में, जो भी कह रहे हैं कि 42 है 43 है वो लोग बहुत सारे उल्टा इसमें कमेंट कर रहे थे। तो आगू करब आपन देश कौन किताब इंजराइल है? एक पथिया डोंगल महुआ में इंजराइल है। और एक पथिया डोंगल महुआ के जो संपादक हैं, संपादक और संकलन करता वो कौन है बताओ? कमेंट करके आप लोग बताओ, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करो कि कौन है एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता, संपादक और संकलन करता। तो बतला दूं एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता कोई और नहीं, हमारे संतोष कुमार महतो जी। कौन है? संतोष कुमार महतो जी, मास्टर साहेब अब हम लोगों के बीच में नहीं है, पर ये बहुत ही बेहतरीन रचना करते हैं। रूसल भोला, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर के देख लीजिए, मेरा हमने पढ़ाया रूसल भोला, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी हुई कविता है रूसल भोला। बड़ी मजेदार कविता है, एक बार पढ़ करके जरूर देखिएगा, एक बार पढ़ करके जरूर देखिए। आगू करब आपन देश कौन किताब इंजराइल है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब में इंजराइल है, जिसके संपादक संकलन करता संतोष कुमार महतो जी हैं, याद रखिएगा। सोहान लागे रे, सोहान लागे रे क्या है? तो ये दोस्तों शिष्ट गीत का संग्रह है। शिष्ट गीत का क्या है? संग्रह है, संग्रह है, संग्रह। और इसके जो संपादक है वो कौन है? दिनेश दिनमणि जी हैं, दिनेश दिनमणि, दिनेश दिनमणि जी हैं। ठीक है, ये याद रखना। सोन माटी के बारे में आप लोग जानते हैं, सोन माटी क्या है? तो कहानी और कविताओं का संग्रह है। इसमें से 10 कहानी और 31 कविताएं इसमें प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है? विनोद कुमार है, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार है, विनोद कुमार, याद रखेगा। तो इतना पोस्टमार्टम काफी है, अब इससे ज्यादा क्या ही बतलाएं। अब आगे देखो, अगला सवाल देखें, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आगू करब आपन देश किनखर रचल कविता लागे। अब ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि आगू करब आपन देश जो है, आगू करब आपन देश यानी अपने देश को आगे करेंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ये किनका लिखा हुआ कविता, ये किनकी रचना है, यानी कि इस कविता के कवि कौन है? तो अगर ये सवाल पूछ दे तो कौन है कवि भाई बतलाओ? तो इस कविता के कवि कोई और नहीं, हमारे सुकुमार जी हैं। कौन है? सुकुमार जी हैं, सुकुमार जी। अब संतोष कुमार महतो के बारे में अगर पूछे तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता है श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में आप लोगों को पता है, ये खोरठा के भीष्म पितामह कहलाते हैं, बरवाडा का खैबोर कहलाते हैं, खोरठा वाल्मीकि कहलाते हैं। 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ, 25 दिसंबर 1920 को, और इनका जो जन्म तिथि है उसको हम लोग खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं इनके सम्मान में। और 7 अक्टूबर 1986 को इनकी पुण्य 7 अक्टूबर 1986 को ये हम लोगों को छोड़ करके चले गए, इस दुनिया से चले गए, और 7 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, तो दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक जी ये आज भी जीवित है। इनके बारे में आपको बतला दूं कि इनकी फेमस रचना है खंड काव्य दामोदरे कोराएं। कौन सी रचना? दामोदरे कोराएं, 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 है ना, दामोदरे कोराएं। और इनकी एक और फेमस रचना है मैच गंधा, मैच
गंधा, ये भी प्रामाणिक जी की ही रचना है। तातल हेमाल भी प्रामाणिक जी की रचना है। ये सभी इनकी फेमस रचना है। बड़ी मजेदार कवि है, गीतकार भी है, गायक गीतकार भी है। ये कौन? शिवनाथ प्रामाणिक जी, याद रखिएगा। अगला, आगू करब अपन देश किनकर रचल कविता लागे, तो ये सुकुमार जी का रचा हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। तो जो भी लोग डी जवाब दे रहे हैं उनका सही है, और जो डी जवाब नहीं दे रहे हैं उनका सही नहीं है। आगे बढ़े, चलो मजा आ रहा है आज के सेशन में। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखो। आगू करब अपन देश कविता में कवि जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके हथिन। अब ये जो कवि जी हैं हमारे सुकुमार जी, ये बार बार कह रहे हैं आगू करब अपन देश, और ये आह्वान कर रहे हैं। तो आह्वान किसका कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? पढ़वैया सबके, गिदर सबके, घारिनी और चासा सबके, या सभे के? अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ये क्या कहते हैं, ये सबको पुकार रहे। पढ़वा छुआ जुआन आवा, छुआ जुआन आवा, घर के घरिनी आवा, घर के घरिनी आवा, पढ़ुआ किसान आवा, ये सबको। चासा का मतलब क्या होता है? चासा का मतलब किसान। तो ये सबको पुकार रहे हैं। सभी नर नारी आवा, तो सबको अंत में सब शब्द का भी इस्तेमाल किए, तो सबको पुकार रहे हैं। सभी नर नारी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, सबको पुकारते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सबको पुकारते हैं। अगला, आगू करब अपन देश कविता में केकरा आगू करे के बात कहल गेल। अब लो, आगू करब अपन देश कविता में अब शीर्षक में ही देखो क्या कह रहे हैं, आगू करब अपन देश। तो इसमें किसको आगे करने की बात कही गई है? अपन देश के आगू करने की बात कही गई है, अपने देश को तरक्की कराने की बात कही गई है। किसको? अपने देश को। भाई शीर्षक में ही साफ साफ लिखा हुआ है, शीर्षक में ही साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है? अब आगे देखो, एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोगान देवे चाहे जोगाड़ देवे। अब ई वाक्य एकरा उठावे के बात कहल गेल है। इस आपने कविता में देखा कि एक जगह पे नारी के मान देवे, सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोगान देवे। तो ये जो लाइन है वहीं से उठाया गया है कि एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोगान देवे। दृढ़गर मतलब मजबूत, सख्त। दृढ़गर मतलब मजबूत, सख्त, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऐसी व्यवस्था। जोगाड़ का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ई वाक्य केकरा उठावे के बात कहल गेले। किसको उठावे? तो उठावे का मतलब उठाना नहीं, उठावे का मतलब उन्नति, उन्नति। तो किसकी उन्नति की बात कही गई है? तो नारी के उन्नति की बात कही गई है। किसको? नारी के उन्नति की बात कही गई है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? अगले सवाल की तरफ चले। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एके गठरी हमनी गीता बाइबिल कुरान बांधब, ई वाक्य की भाव है। अब लो, एके गठरी हम बाइबिल गीता कुरान बांधब, इस वाक्य का क्या भाव है इस कविता में? क्या यह भाव है कि सभी धर्म के एक के नजरे देखे? क्या यह भाव है कि सभी धर्मों को एक नजर से देखना? या कवि जी धार्मिक है बात कहो है, यानी कि कवि जी जो है वो धार्मिक होने का बात कहते हैं? तो नहीं, धार्मिक वर्ग होने का बात नहीं कहते, ये तो गलत बात है। तो ए भी तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। यानी कि एक ही गठरी में गीता बाइबिल कुरान रखने का मतलब है कि सभी धर्मों को, सभी धर्म ग्रंथों को एक समान देखना, सभी धर्मों को एक नजर से देखना। ठीक है? तो इसका आंसर सटीक ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, आगू करब आपन देश, 7वां नंबर का सवाल है, पढ़ो जरा सा। कह रहे हैं कि आगू करब आपन देश कविता के लस्तंगा है। अब लो भाई, आगू करब आपन देश कविता के लस्तंगा है। लस्तंगा मतलब इस कविता का संबंध। अब इस सवाल का जो सही जवाब देगा ना, मेरी तरफ से उसको भाई आशीर्वाद है कि जल्दी नौकरी हो जाए, और जो गलत जवाब देगा उसको भी आशीर्वाद है कि जल्दी नौकरी हो जाए, ताकि इस सब झमेला से बचे। हम काहे किसी को आशीर्वाद ना दे, अब मेरे बस का हम जरूर देंगे। आगू करब आपन देश कविता के लस्तंगा यानी कि संबंध है। किससे संबंध है बतला? ये सवाल एकदम देखो, गौर से देखो, समझने का प्रयास करें। सोहान लागेरे से, एक पथिया डोंगल बहुआ से, या संतोष महतो से, या बी सी दोनों। अब इस सवाल को समझना, जरा समझने का प्रयास करना, तब जाकर के इसका सही जवाब आप दे पाओगे। तो एक आगू करब आपन देश कविता का संबंध किससे है? एक पथिया डोंगल महुआ से है। किससे है? एक पथिया डोंगल महुआ से है। देखो संबंध है मतलब ये एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुआ ना, तो कहीं ना कहीं एक पथिया डोंगल महुआ से इसका लेना देना है कि नहीं, इसीलिए इसका सटीक जवाब हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ। याद रखिएगा। अगला सवाल पूछे, अगला सवाल चलो। अगला सवाल है, कवि के मते देश कैसे आगू बढ़ता है? कवि के मतानुसार देश कैसे आगे बढ़ेगा? बार बार कह रहे हैं कि आगू करेंगे अपना देश, आगू करेंगे अपना देश। तो कवि के मतानुसार हमारा देश जो आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जखन सभी जौर होकर कोशिश करथिन, या बोलते हैं कि जब सब एक साथ मिल करके कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। जैसे कवि ने लिखा कि आवा सभी मिल में जौर भाई के सभी आने बुलाते हैं ना, कांधा से कांधा जोड़ी, क्या करेंगे?
तो देश का जो पारी पारी है हम लोग सींचने पटेबे देश पारी पारी लहला करते फुलवारी, यानी देश रूपी बगिया लहलहाएगा। क्यों, कब लहलाएगा, जब हम लोग सबको मिल करके इसके पारी पारी को सींचने का काम करेंगे। तो कब बोलते हैं, जब हम लोग जखन सबको मिल करके जौर होके, मतलब जखन सभी ने एकजुट होकर के मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भेल पर ये भी दुइयो नहीं, केवल इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो सवाल एक से एक है, सवाल एक से एक है, जरा भी गड़बड़ करोगे आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। इसका समझ में आया ना कि देश कब आगे बढ़ेगा, जब सब कोई मिल करके हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। देश के आगू करे खातिर कवि जी कहाँ का रवैया सभी के डाके रहलथिन। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर कवि जी कहाँ के लोगों को बुला रहे हैं, कहाँ के लोगों को पुकार रहे हैं। आवा सभी मिल में सब नर नारी आइए, लेकिन कहाँ के नर नारी आइए ये भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं आवा सभी मिल में से आगू करब आपन देश, हम इन सभी छोटा नागपुर के वासी एक ठीनक सभी चासा चासी कहते हैं ना। तो मतलब हम लोग सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, कहाँ के, छोटा नागपुर के। तो छोटा नागपुर के लोगों को ये डाक रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। कहां के लोगों को, छोटा नागपुर यानी कि झारखंड के लोगों को देश को आगे करने के लिए, देश की तरक्की कराने के लिए पुकार रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है चासा चासी के माने किए हुए। अब देखो चासा चासी के बीच में यहां पे हाइफन छूटा हुआ, ये होना चाहिए। चासा चासी का मतलब होता है दोस्तों किसान, खेतीहर, खेती करने वाला है ना, खेतीहर। खेती के लिए चास शब्द का इस्तेमाल होता है, और चास बोकारो का एक जगह भी है जिसका नाम है चास। तो चासा चासी जब लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझना किसान, खेतीहर, याद रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका एके ठीनक सभी चासा चासी ई बाइक भाव की है। अब देखो एके ठीनक सभी चासा चासी, इसका भाव क्या है, क्या मतलब है इसका। तो मतलब है एक जगह के रहने वाले, या गरीब लोग, या भूखे पेट रहने वाले, सबे। तो दोस्तों एक ही जगह के सभी किसान होने का मतलब है सब एक जगह के रहने वाले हैं। एक के ठीनक सभी चासा चासी मतलब सभी एक जगह के रहने वाले, एक के जगह रहवैया। यहां तक क्लियर। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, खोरठा कोकिल केकरा कहल जा लो। ये सवाल बढ़िया है। खोरठा कोकिल केकरा कहल जा है। खोरठा कोकिल किनको कहा जाता है, तो किसी और को नहीं, हमारे सुकुमार जी को कहा जाता है खोरठा कोकिल। खोरठा बड़ा सुंदर गीत गाते हैं सुकुमार जी, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं हमारे सुकुमार जी, इसीलिए इनको खोरठा कोकिल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछें। अगला सवाल है सुकुमार किनकर उपनाम लागे। अब ये बात आप लोग जानते हैं कि सुकुमार वास्तव में क्या है, उपनाम है, पूरा नाम नहीं है। और किनका उपनाम है, खोरठा कोकिल का। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक का नाम आया है, इनका उपनाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक मैं बता दूं मानिक। दिनेश दिनमणि जी का नाम आया, इनका उपनाम क्या है, दिनमणि है, दिनमणि है, याद रखिएगा। दिनमणि उपनाम है, और मानिक शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम है। यहां तक क्लियर है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा का उपनाम सुकुमार है। खोरठा कोकिल भी इनको कहते हैं। जो मैं बतला रहा हूं याद रखना, सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, सवालों को छोड़ना नहीं है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर सवाल छूट जाएगा तो फिर मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए सवाल नहीं छूटना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंधवाई कांधा जोरे की माने हैं। कंधवाई कांधा जोरे मतलब, कंधवाई कांधा जोड़े मतलब कांधों से कांधा मिलाना। अब कांधों से कांधा मिलाना मतलब का सच्चे कांधा कांधा जो मिला दे कैसे सटा देना, नहीं। कंधवाई कांधा जोड़े का मतलब है मिलजुल के रहना। क्या है मतलब, मिलजुल करके रहना, एकजुट रहना, मिलजुल करके रहना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, चलो अगला सवाल दो। अगला सवाल, कभी मते सभी के मिल मेस के अला पर की होता है। देखो अगर सब कोई मिलजुल करके आ गए, एकजुट होकर के आ गए, तो होगा क्या, ये भी तो सवाल है। सबको बार बार बोले यावा सभी मिल में, यावा सभी मिल में। अगर सबको एकजुट होकर के आ गए तो कवि के मनानुसार, कवि के मतानुसार क्या होगा, क्या होगा, देश आगू बढ़ेगा, देश एक तफरका बंद में जीता, देश एक दुश्मन पराई जीता, या सभे। सबका एक बार मैं आपको बतला देता हूं मतलब क्या है। देश आगू बढ़ता है मतलब देश आगे बढ़ेगा। देश में तफरका, देशे, देशे मतलब देश में। तफरका का मतलब क्या होता है, तफरका का मतलब होता है दंगा, दंगा फसाद। तो देश में दंगा बंद हो जाएगा। देश एक दुश्मन पराई जीता, पराई जीता मतलब भाग जाएंगे। जो देश के दुश्मन है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, वो भाग जाएंगे। डी ऑप्शन सभे। तो आपको क्या करना है, कविता के हिसाब से जवाब देना। और मैं आपको बतलाऊं कि ऐसी बातें कविता में की नहीं गई है कि देश में दंगा बंद हो जाएगा, देश के दुश्मन भाग जाएंगे। ये तो अपने मन से लिखी गई बातें हैं। ये ऐसा कवि जी ने नहीं कहा। कवि ने एक ही बात कहा कि सबको मिलजुल करके आएंगे तो देश आगे बढ़ेगा।
देश आगे बढ़ेगा, यही कहते हैं। आवा सभी मिल में आगू करब आपन देश, तो सब मिल करके आएंगे तो क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। अगला, पटेबे सभी ने पारी पारी लह लह करते फुलवारी, ई बाइके फुलवारी के कर खातिर प्रयोग भेले। इस वाक्य में जो फुलवारी प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ? फुलवारी शब्द छोटा नागपुर, राजमहल, भारत या कोई नहीं, तो दोस्तों ये अपन देश के लिए, भारत के लिए प्रयोग हुआ है। फुलवारी, देश भी फुलवारी की तरह है हमारा भारत देश। जैसे फुलवारी में रंग बिरंगे फूल रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे भारत में रंग बिरंगे लोग रहते हैं। बिहार खूब विविधता है, तरह तरह के लोग रहते हैं, जिनकी बोली, भाषा, खान पान सब कुछ एकदम क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग है। आगे सवाल, तो आगे की सवाल की तरफ चले तो फुलवारी यहाँ पे क्या बतला रहा है, भारत को। जौर भाई के यके हाड़ी अपन भात रांधब, ई बाइके की, ई बाइके की भाव है। इसका सवाल ये है कि भाव है ना, आखिर क्या भाव है। जौर भाई के एक हाड़ी अपन भात राम, हम लोग मिल करके सब एक ही हड़िया में भात बनाने का काम करें। आखिर इसका मतलब क्या है? सबिन जौर भाई के भात रांधता नहीं, सबिन जौर होके रहता, हाँ सबको मिल करके रहेंगे, सबको एकजुट होकर के रहेंगे, सबको प्रेम से रहेंगे, मिलजुल करके एकजुट होकर के, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के चक्कर में मत फंसना, उल्टा सीधा चीजों पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। सवाल अच्छे से एक बार पढ़ना। अगला सवाल देखो, भेदभाव एक मार देबै लाती। अब भेदभाव को लात मारने का क्या मतलब है? मतलब भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एकदम खराब चीज है, बहुत गंदी चीज है ये डिस्क्रिमिनेशन, जो अब हमारे संविधान में भी इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो भेदभाव के मार देवे लाती से क्या तात्पर्य है? दुश्मन से झगड़ा करेंगे नहीं, दुश्मन से झगड़ा करना नहीं, भेदभाव का विरोध करेंगे, हाँ भेदभाव का विरोध करना, क्योंकि भेदभाव एकदम गलत चीज है, इसका विरोध करना जरूरी है। तो कहते हैं कि हम लोग सब मिल करके रहेंगे, एक ही पंक्ति में बैठ के खाएंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा हमारे बीच, और भेदभाव अगर कोई है भी तो हम लोग उसको लात मारने का काम करेंगे, उसका विरोध करने का काम करेंगे, उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्लियर है। अब 19वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां नंबर सवाल है, नारी के माइन देवे सांझे बिहान देवे, अगर उठावे खातिर जोगाड़ देवे, ई टोना कौन कविता के लागे? तो आप लोगों को मालूम है कि नारी को सम्मान देने की बात, ये जो टोना, ये जो अंश है वो कौन सा कविता से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों आगू करब आपन देश कविता से ली गई है। कौन सी कविता? आगू करब आपन देश। इसमें और नाम आए जैसे रूसल भोला, रूसल भोला ये श्रीनिवास पानुरी जी की कविता है, श्रीनिवास पानुरी जी की कविता है। सॉरी रूसल भोला श्रीनिवास पानुली, रूसल भोला संतोष महतो की कविता है, संतोष महतो की कविता है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम इन सब एक किनका है? ये है पानुरी जी की, ये वाला ऊपर लिख रहे थे हम, तो ये है पानुरी जी की। और आगू करब आपन देश को तो आप जान ही रहे हैं, ये किनकी रचना है? सुकुमार जी की रचना है। ये तीनों याद रखिएगा, इसी तरह एमसीक्यू करवाते करवाते आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, एक में कोई ना तो छेड़ना ही नहीं है। इसका आंसर आपको मिल गया, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, ये कौन सी कविता का है? ये हमिन सब, सॉरी ये आपका क्या बात है, आगू करब आपन देश का है, याद रखना, आगू करब आपन देश का है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, करब शब्दे आयल प्रत्यय ब कौन का लेखक है? अब लो, ये ब प्रत्यय जो है, आपको ग्रामर भी पढ़ने के लिए दिया है ना एग्जाम में, तो पूछ रहा है कि ये जो ब प्रत्यय है ये कौन से काल का प्रत्यय है, कौन से काल को बतलाने वाला प्रत्यय है? तो याद रखना करब, करेक्ट तुम्हारा क्रियावाची शब्द है जिसमें ब प्रत्यय अगर जोड़ दें तो बन जाता है करब। करब मतलब करेंगे, करूंगा, जो भी करेंगे मतलब करना, करब मतलब करेंगे, करेंगे से क्या पता चल रहा है कि भविष्य काल में करने के बात हो रहा है, तो ये आपका भविष्य काल बोधक प्रत्यय है। अगर ल रहता तो ल आपका भूतकाल बोधक प्रत्यय होता है, याद रखिएगा, लेकिन ब जो है वो क्या है? भविष्य काल बोधक प्रत्यय है, भविष्य काल बोधक प्रत्यय। क्लियर है। तो आज के सेशन में दोस्तों कुल मिलाकर के यही 20 क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों ने देखा आज के सेशन को और आप लोगों ने पूरा पढ़ा, पूरा आप लोगों ने पढ़ा। एक पथिया डोंगल महुआ की कविता आगू करब आपन दोस्त, आपने एमसीक्यू भी देखा, आप जरूर कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो लोग नए हैं या नए भी हैं वो लोग सेशन को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप लोग प्यार करेंगे तभी मैं आगे कुछ और भी कर पाऊंगा, क्योंकि आपके प्यार की मुझे आवश्यकता है, इस चैनल को आपके प्यार की आवश्यकता है। आपको बहुत कुछ, जो भी बहुत सारे कंटेंट सीजीएल को लेकर के मिलने वाले हैं, आप बस देखते जाओ, परेशान ना हो। जरूरी नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूं तभी
तभी आपको मैं बहुत कुछ दे पाऊं। बहुत सारी चीजें बिना पैसे ली भी की जा सकती। देखो बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को धीरे धीरे आपको मैं बताता चलूंगा, सिखाता चलूंगा। अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस सेशन को एंजॉय करते चलिए, सीखते चलिए और सिखाते भी चलिए। खुद का भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, झार पाठशाला पे भरोसा करने के लिए, झार पाठशाला को सब्सक्राइब करने के लिए, झार पाठशाला को अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।